तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेम 4 के लिए, जो बीकॉम 4 सेमेस्टर है उसमें ये ब्रांच अकाउंटिंग। ये जो ब्रांच अकाउंटिंग है बाबू, ये 10 मार्क्स का टॉपिक है। कितने मार्क्स का टॉपिक है? 10 मार्क्स का। और ये टॉपिक एग्ज़ाम में आता ही आता है। एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी और कंपलसरी है, आता है। बट ब्रांच अकाउंटिंग में हम लोगों को पढ़ने के लिए क्या क्या रखा है? हालांकि इसमें बहुत सारा सिस्टम का सम्स है, बट एग्ज़ाम में आपको एक ही करना रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 सम्स भी करना के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले ब्रांच अकाउंटिंग हम समझेंगे कि ब्रांच अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है बच्चे? तो ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब कोई इंसान, यानी कि कोई बिजनेसमैन होता है ना, वो अपना बिजनेस को फैलाना चाहता है। एक बिजनेसमैन है, उसका एक मान लो कोलकाता में बिजनेस है। अब इस कोलकाता के बिजनेस को वो मल्टी स्टेट या बोलो तो मल्टी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाना चाहता है, बट वो ऐसा कर नहीं पाता है। ठीक है? तो वो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले सहारा लेता है कंसाइनमेंट का। तो ब्रांच अकाउंटिंग इज ए टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम विच इज एडवांस पार्ट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। यानी जो आपने कंसाइनमेंट सीखा है ना, ठीक, ये उसके नेक्स्ट पार्ट है। मतलब ब्रांच अकाउंटिंग करने की आवश्यकता या ब्रांच अकाउंट बनाने की आवश्यकता कोई भी बिजनेसमैन को कब पड़ती है? जब वो अपना बिजनेस में नया ब्रांच बनाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई बिजनेसमैन जो है वो ऑलरेडी कमीशन दे के अपना काम चला रहा था, तो इतना रिस्क लेने का क्या ज़रूरत है? क्यों करना चाहता है वो? इसलिए करना चाहता है क्योंकि इस बिजनेस को जब वो एक्सपेंड कर रहा है तो किसके बेसिस पे कर रहा है? कंसाइनी के बेसिस पे कर रहा है। कंसाइनी कौन है? एजेंट है। कल के दिन नाम खराब होगा तो किसका होगा? ओनर का। कंसाइनी का कुछ आएगा जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रांड तो कंसाइनर का है। तो जब कंसाइनर को लगने लगता है कि किसी एक कंसाइनमेंट में उसका एनुअल जो कमाई हो रहा है उसमें इतना कमीशन जाने लगा है कि जिस कमीशन को उसको ना दे करके वो अगर चाहता और खुद उसका बिजनेस को रन करता, यानी नया आउटलेट खोलता, तो सारे एम्प्लॉय की सैलरी और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डिप्रिसिएशन, ये सब मिलाने के बावजूद भी उसको वो खर्चा कमीशन का ज़्यादा लग रहा है। तब वो इंसान अपना बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए ब्रांच अकाउंटिंग का सहारा लेता है, यानी कि नया ब्रांच ओपन करता है। अब जब ब्रांच ओपन करता है तो ब्रांच अकाउंटिंग आ गया। अब ये ब्रांच अकाउंटिंग में किस तरह से कैलकुलेशन होता है? तो ब्रांच अकाउंटिंग में सम्स बनाने का 3 मेजर तरीका है। एक को बोलते हैं डेटर सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, तीसरे को बोलते हैं फाइनल अकाउंट कॉन्सेप्ट। ठीक है? अब ये जो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटर सिस्टम, आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो ये जो डेटर सिस्टम है, इस डेटर सिस्टम में एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है इनवॉइस प्राइस। जस्ट लाइक जैसे हम लोग पढ़े थे आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। लेकिन इस डेटर मेथड के कॉन्सेप्ट में होता क्या है? कॉस्ट प्राइस मेथड का फॉर्मेट क्या है? इसमें बेसिकली देखा जाए तो इस कॉस्ट प्राइस मेथड में बेसिकली आपको 3 अकाउंट ओपन करना पड़ता है। पहला है ब्रांच अकाउंटिंग, यानी ब्रांच अकाउंट। दूसरा है ब्रांच के बाद सेकंड, यानी कि कुछ कुछ आइटम मिसिंग रहता है, उसको बोलते हैं ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है? ब्रांच डेटर के साथ कभी कभी ब्रांच स्टॉक भी खोलना पड़ता है, और कभी कभी ब्रांच का पेटी कैश एक्सपेंस खोलना पड़ता है, पेटी कैश अकाउंट। ठीक है? ये 3 अकाउंट में काम हो जाता है। कभी कभी किसी किसी समय ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी खोलना पड़े। ठीक है?
तो आइए अब आगे हम देखते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग का फॉर्मेट कैसा रहेगा। सबसे पहले हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग की बात करेंगे, तो टू बैलेंस बीडी। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। अब टू बैलेंस बीडी में ओपनिंग में आएगा क्या? ओपनिंग में बहुत सारा इंसान के पास क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है, वो एसेट्स यहाँ पे आएगा। उसी प्रकार से बाई बैलेंस बीडी भी होगा, यानी जब बिजनेस स्टार्ट किया है या बिजनेस का शुरुआत है तो उस समय एसेट्स के साथ लाइबिलिटी भी हो सकता है। जब एसेट्स होगा तो वो कहाँ पे आएगा बच्चा? टू साइड में आएगा। उसी प्रकार लाइबिलिटी होगा तो वो कहाँ आएगा? बाई साइड में आएगा। ठीक है, एनी डाउट? अब दूसरा क्या है, टू, जैसे कंसाइनमेंट में था, गुड्स क्या करना पड़ता था, हमको भेजना पड़ता था। उसी प्रकार से जो ब्रांच होता है वहाँ पे भी गुड्स भेजना पड़ेगा, क्योंकि हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को चला रहा है। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, जैसे कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता था ना बेचने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पे जो कंसाइनमेंट नहीं है बल्कि जो अपना ही बिजनेस है, एक दुकान से दूसरे दुकान में जाएगा, यानी हेड ऑफिस से वो कहाँ चला जाएगा? हेड ऑफिस से ब्रांच की तरफ मूव होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, उसके बाद कभी कभी गुड्स रास्ता में डैमेज हो जाता है तो रिटर्न भी आता है, तो बाई गुड्स सेंट रिटर्न। ठीक है, तो जब गुड्स रिटर्न आएगा कहाँ से आएगा? रिटर्न टू एचओ हो जाएगा, हेड ऑफिस वापस चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद टू बैंक अकाउंट। ये जो बैंक अकाउंट है इसमें जो हेड ऑफिस के द्वारा किया गया खर्च है वो एक्सपेंस होगा बाई एचओ। ओके, उसके बाद बाई साइड में आएगा बाई बैंक अकाउंट, यानी कि जो बैंक अकाउंट है उसमें क्या क्या चीज़ आ सकता है? रेमिटेंस आ सकता है, रेमिटेंस टू एचओ। ओके, इसके अलावा कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से कलेक्शन आ सकता है। अभी जो है ना यहाँ पे हम लिख रहे हैं नोट नंबर 1, क्योंकि ये नोट नंबर 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हो सकता है आप लोग का मिसिंग दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद बाई कैश सेल्स भी हो सकता है आपका। ठीक है, बाई सेल्स कैश में। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? इसके अलावा आपका एक और चीज़ हो सकता है, दैट इज गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, गुड्स जो आपने भेजा वो ट्रांजिट में हो। ठीक, उसके बाद आता है बाई बैलेंस सीडी। उसके बाद क्या आता है? बाई बैलेंस सीडी। अब ये जो बाई बैलेंस सीडी आ गया, इस सीडी में क्या हो सकता है? इस सीडी में आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स हो सकता है। जैसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स है वैसे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स होगा। इसके अलावा आप बैलेंस निकालिएगा तो बैलेंस में, और यहाँ पे उसी प्रकार से सीडी आपका आ जाएगा लाइबिलिटीज़ के लिए, जैसे ओपनिंग में था ना वैसे क्लोजिंग में दिया रहेगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा जनरल पीएल। ओके, ये जो जनरल पीएल रहेगा बच्चा, ये आपका होगा नेट प्रॉफिट। क्या होगा? नेट प्रॉफिट। क्लियर? ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। देखना है, इसको हम थोड़ा अलग से लिखें। ओके, अब इस नोट्स को उतार लोगे, लेकिन इसमें हम एक चीज़ आपको बोले, नोट नंबर 1, यानी कि आपको जब भी आप ब्रांच अकाउंटिंग बनाओगे तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर कभी कभी नहीं दिया रहता है, कभी कभी कैश सेल भी नहीं दिया रहता है, तो क्रेडिट सेल
और टोटल सेल से माइनस करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी दिखा देते हैं यहाँ पे एक आइटम जैसे कि मेमोरेंडम ब्रांच डेटर। जब इसमें वो बनाएंगे तो डेटर का बैलेंस दिया रहेगा, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। अब हाँ, एक चीज़ और है कि कुछ सम्स में हो सकता है कहाँ कहाँ आपको मिसिंग दिया रहे। कुछ डेटर का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मिसिंग, क्योंकि एसेट्स है तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि एसेट्स में फिक्स एसेट्स भी रहेगा, डेटर भी रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे भी मिसिंग हो सकता है, ठीक है, या यहाँ पे भी कोई आइटम मिसिंग हो सकता है। ये जितना गोल की है ये सब आइटम मिसिंग रह सकता है एग्जाम में। ओके, अब आओ टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी में पुट कर दोगे, करने के बाद टू सेल्स अकाउंट, ये सेल्स अकाउंट है, दैट इज क्रेडिट सेल। ओके, अच्छा, इसके बाद आप लोगों को पता है डेटर के बाई साइड में क्या होता है। नाम है इसका मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, लेकिन पूरा इसका ट्रीटमेंट डेटर की तरह ही होगा। सबसे पहले बाई सेल्स रिटर्न, ओके, दूसरा बाई ब्रांच कैश। ये जो ब्रांच कैश है ना, वही वही है जो आप लोग कलेक्शन बोलते हो, जो हम ऊपर में लिखे थे। ठीक है, इसके अलावा बाई बैड डेप्ट, ठीक है, उसके अलावा डिस्काउंट अलाउड, और उसके अलावा बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, तो कुछ भी मिसिंग दे सकता है, बट ज़्यादातर में मिसिंग वाला केस जो होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर ही दिया रहता है। ज़्यादातर आपका सम्स इतना फॉर्मेट में भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा एक और फॉर्मेट है जिसको हम लोग मेमोरेंडम पेटी कैश बोलते हैं। तो पेटी कैश अकाउंट में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, टू ओपनिंग बैलेंस रहेगा, और ये आइटम जो पेटी कैश का है ये हम लोगों का ब्रांच अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग वाले में भी रह सकता है। ये पेटी कैश भी एक कैश बैलेंस ही है। ठीक है, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, उसके बाद ये जब हो जाएगा तो बाई एक्सपेंस, ठीक है, दैट इज पेड बाई ब्रांच। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा पेटी कैश सेंट टू एचओ। ओके, तो इसमें से कोई भी आइटम गायब करके आपका कोई भी आइटम हो सकता है, ये भी गायब हो सकता है, ये भी हो सकता है। ज़्यादातर केस में ये दोनों दिया रहता है। कभी कभी क्या है, ये तीनों दे देगा तो ये मिसिंग रहेगा, ये निकालना पड़ेगा। कभी कभी ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये मिसिंग है तो निकालना होगा। कभी कभी ये तीनों दे दिया तो ये निकालना पड़ेगा। ऐसा सम्स में दिया रहता है। ठीक है, और बहुत सारा छोटा छोटा डिप्रिसिएशन वगैरह, शॉर्टेज, सरप्लस स्टॉक, ये सब का भी कहानी रहता है। बट बेसिकली जो है आपका ब्रांच का जो फॉर्मेट है वो इस यही है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि हम लोग इस फॉर्मूला को, मतलब इस फॉर्मेट को दिमाग में सेट कर ले। उसके बाद अब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक सम्स को लेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, हम लोग ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स of head office assuming that the sales at branch on cash basis। अब जैसे यहाँ हम लोग फॉर्मेट बनाए थे ना, इस फॉर्मेट के अनुसार भी हम आपको पुट करके दिखा सकते हैं, और चाहे तो नए नए कॉलम में भी बना के आपको फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, कोई असुविधा वाला बात नहीं है। तो सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट, यानी ब्रांच अकाउंट बनाना है, और
क्या बोला है, एचओ अज्यूमिंग आपको करना है सेल्स एट ब्रांच ऑन कैश बेसिस, यही कैश बेसिस बोल दिया, इसका मतलब आईपी का कहानी खत्म। ठीक है, बोला ओपनिंग स्टॉक 30,000 है, गुड्स सेंट एट ब्रांच 90,000, सेल्स दिया 1,20,000। अब एक्सपेंसेस एट ब्रांच क्या है, सैलरी किया है 10,000 और एक्सपेंस अदर एक्सपेंस दिया है 4,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ से स्टार्ट होगा अभी। क्लोजिंग स्टॉक could not be ascertained, but it is known that the branch usually sell at cost plus 20%। मतलब क्वेश्चन में बोला कि क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया नहीं है, आपको क्लोजिंग स्टॉक क्या करना पड़ेगा बच्चा, निकालना पड़ेगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया है कि जो ब्रांच है यूजुअली सेल जो करता है, जो भी आपका कॉस्टिंग आता है उस कॉस्टिंग से 20% ऊपर द ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 5%। जो ब्रांच मैनेजर है वो कितना कमीशन दिया है, वो कमीशन लेता है, इंटाइटल्ड पाता है 5% ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और सच कमीशन से पहले। अब देखिए, जब भी आप सम्स करेंगे ना तो ध्यान रखिएगा कि सम्स में आपको कितना ज़रूरत है वर्किंग करने का, ये नहीं कि फालतू का दनादन लाइन टान दे। अभी हम लोग करेंगे सम्स को, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इधर, देखिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एचओ, एचओ मतलब हेड ऑफिस, ठीक है। ये क्या है, ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक। तो ब्रांच अकाउंटिंग या ब्रांच अकाउंट, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट, आप लोग लाइन टान लीजिएगा, हम सिर्फ एक लाइन टान रहे मिड वाला, टी कॉलम में हम कर रहे हैं सवाल, ताकि जल्दी सवाल बनाने में सुविधा हो और ये वीडियो जो है थोड़ा कम समय में कवर हो जाए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ब्रांच अकाउंटिंग में आपको दिया क्या है, हम लोगों ने शुरू में क्या बोला था आपको कि ब्रांच में सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक डालेंगे या ओपनिंग बैलेंस ऑफ जो भी ब्रांच का है एसेट्स का डालेंगे, फिर यहाँ पे लाइबिलिटी का ब्रांच डालेंगे, फिर यहाँ पे लाइबिलिटी का क्लोजिंग, यहाँ एसेट्स का क्लोजिंग, ये चार चीज़ पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सब चीज़ दिया है, हमारे को तो सिर्फ स्टॉक ही दिख रहा है और कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो हम स्टॉक को ही पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या है, टू ओपनिंग स्टॉक यानी कि टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी डालने के बाद हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक डालेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना है बच्चा, यहाँ दिया हुआ है 30,000, आपने 30,000 डाल दिया। फिर आपको क्या बोला, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितना है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच दिया आपको क्वेश्चन में 90,000। ओके बच्चा, अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है, सैलरी भी दिया है, सेल्स भी दिया है। तो सेल्स आप क्या करेंगे, बाई बैंक अकाउंट बोल के सेल्स दिखा दिए, कितना है सेल्स, 1,20,000, कोई दिक्कत नहीं। अब टू एक्सपेंस दिया है, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंस में आपको क्या दिया, पहले सैलरीज दिया था, है ना, क्वेश्चन में जाके देखिए सैलरीज आपको दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 10,000, ये 10,000 आप सैलरीज दिखा दीजिए, ठीक। फिर अदर एक्सपेंस भी दिया है, ठीक है, अदर एक्सपेंस दिखा दीजिए, ठीक। अदर एक्सपेंस 4,000। यहाँ तक तो सवाल लग रहा है जैसे मक्खन है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इतना ही आसान होता तो ये सवाल इतने बार एग्ज़ाम में नहीं आता। आप अगर स्कैनर वगैरह कुछ जानते हो तो आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन
कई बार एग्जाम में आया है, कई बार मतलब कई बार, अनलिमिटेड टाइम्स, कम से कम हम समझते ये क्वेश्चन सीयू कम से कम 5-6 बार तो दिया ही होगा, चाहे वो ऑनर्स हो चाहे वो जर्नल हो, हर जगह ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा ब्रांच का। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा खास बात है कि ये ऑनर्स में भी आता है, ये जर्नल में भी आता है, और ये बेसिक्स क्वेश्चन है जो आपको ब्रांच अकाउंटिंग का डेटा सिस्टम को, जो फर्स्ट सिस्टम है, उसको बहुत इजीली तरीके से बताता है, स्पेशली कॉस्ट प्राइस मेथड को। इसी का सेम सम हूबहू डिजिट के साथ आपको आईपी प्राइस के साथ भी दे सकता है, वो दिया भी है शायद एक बार, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोगों को वर्किंग नोट करना है, ठीक है बच्चे। तो वर्किंग नोट क्यों करना है, एक सेकेंड। तो बच्चों सबसे पहले अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट बहुत ही सिंपल है, कोई झमेला वाला वर्किंग नोट नहीं है, ठीक है। वर्किंग नोट में हमको क्या चाहिए, हमको वर्किंग नोट करना है कि क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है ना। वर्किंग नोट किस लिए करना है, हमको क्लोजिंग नोट निकालना, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सर एक चीज़ कमीशन भी दिया था, लेकिन कमीशन के लिए आप कुछ नहीं बोले। बाबू कमीशन दिया है, लेकिन कमीशन पे जो परसेंटेज दिया है बोला नेट प्रॉफिट पे चार्ज करना है। तो पहले नेट प्रॉफिट निकलेगा तभी तो कमीशन देगा ना, ऐसे कैसे दे देगा, ऐसे तो दे नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर हमको पहले फोकस करो, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा। तो एक सिस्टम था बचपन में हम लोग सिखाए थे, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा अच्छा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो एक छोटा सा एक एग्जांपल और एक टेक्निक देखो। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाया करते थे, याद है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता था कि हम लोग, एक देखो एक कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे, टू ओपनिंग वाला स्टॉक डाल दिए, ठीक, बाई सेल्स डाल दिए, ठीक है, टू परचेज डाल दिए, ठीक है, और टू डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिए, ठीक, और बाई क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ से हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। यही टेक्निक है, हम आपको टेक्निक सिखा रहे हैं, हम रटवा नहीं रहे, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करके इससे माइनस कर दो। बट डायरेक्ट एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ज़बरदस्ती डायरेक्ट एक्सपेंस को नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ और है, सेल्स हमको दिया है, बट हम यहाँ पे सेल्स माइनस करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इस ऐसे करने से तो बीच में जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा ना। तो उसके लिए हमको COGS माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, COGS। तो देखिए सेल्स तो ऑलरेडी दिया है, अगर हम सेल्स में से, यहाँ पे सेल्स तो हम लोग को दिया ही हुआ है, सेल्स देखिए कितना दिया है हम लोग को, 1,20,000, ठीक है। अब इस 1,20,000 सेल्स है, तो इसमें हमारा लेस प्रॉफिट कितना है। जैसे सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, COGS आ जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन में आपको बोला है कि 20% प्रॉफिट, देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेल जो आप कर रहे हो ना, ये सेल में 20% कॉस्ट प्लस 20%, ठीक है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, लेकिन कॉस्ट के ऊपर, तो सेल जो हो गया वो तो एक तरह से सेल प्राइस हो गया SP। तो SP CP से SP पे जाने पे क्या करना पड़ता, प्लस। तो 1/5 है, प्लस हम 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरा 1,20,000 है, सॉरी 1,20,000 है, उसको हम क्या करेंगे, 1/6 कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो वैल्यू कितना हो गया, 1,00,000 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1,00,000 हमारा क्या हो गया, COGS हो गया। अब देखो 1,00,000 जो COGS है, अब हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक कितना था, 30,000,
और यहाँ पे गुड सेंट कितना है 90,000, यानी कि 1 लाख मेरा COGS है और हमारे पास गुड्स अवेलेबल कितना है, आपका ओपनिंग स्टॉक 30,000 प्लस हमारा गुड सेंट, ठीक है, कितना है 90,000, यानी आप देख लीजिए 30,000 प्लस 90,000 यानी जोड़ के कितना है 1,20,000। हमारे पास टोटल स्टॉक अवेलेबल कितना था 1,20,000। अब इस 1,20,000 में हमने जो 1,20,000 में माल बेचा है उसका कीमत कितना था, ओनली 1 लाख था। इसका मतलब हमारा देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक हुआ कितना, हमारा 1,20,000 स्टॉक अवेलेबल था और उस 1,20,000 में हमने कितना का माल बेच दिया है, 1 लाख का माल बेच दिया है, तो हमको कितना मिल गया 20,000 मिल गया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार देखो, ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज हमारा 90, मतलब गुड सेंड हमारा 90,000, 30 90 1,20,000, और यहाँ पे ये सेल्स जो है वो हम COGS के बेसिस पे जा रहे हैं, तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे 1 लाख, तो यानी ये 30,000, ये 90,000 और ये 1 लाख माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना है 20,000। यही 20,000 जो है हमारे लिए क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब ये क्लोजिंग स्टॉक हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे बाई, सॉरी एक सेकेंड, बाई बैलेंस CD, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक कितना था, अभी आया देखिए 20,000 आया। ठीक है, ये 20,000। अब हम जब 20,000 पुट कर दिए तो भी आपका सॉल्व नहीं हुआ। क्यों सॉल्व नहीं हुआ बच्चा, अभी कमीशन निकालना बाकी है। देखो 1,20 प्लस 20 कितना हो गया 1,40,000। ठीक है, अब ये हो गया 1,40,000। इस 1,40,000 में हम माइनस करेंगे 90 और 30 हो गया 1,20,000, सॉरी 90 30, हाँ 1,20,000, 1,20,000 और 10 1,30,000 और 1,34,000, यानी डिफरेंस कितना आ गया 6,000। तो अब दूसरा वर्किंग नोट कमीशन है ना, तो बिफोर चार्जिंग है, तो हमारा यहाँ पे 1,40,000 माइनस 1,34,000, तो वैल्यू कितना आ गया इसका 5%। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोला है, तो यहाँ 6,000 का 5% निकालेंगे तो कितना है 6×5 यानी 300। यही 300 को हम क्या करेंगे यहाँ पे कमीशन बोल के दिखा देंगे, टू मैनेजर्स कमीशन। ओके, कितना हो गया मैनेजर्स कमीशन आपका 300, यानी रिमेनिंग कितना बच गया, टू जनरल PL अकाउंट, दैट इज ब्रांच प्रॉफिट। ब्रांच का प्रॉफिट कितना निकला बच्चा 5,700। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसी किसी का अगर एग्ज़ाम में इंटरनल होने वाला है 4th सेमेस्टर का, अगर इंटरनल में आ रहा है क्वेश्चन, तो आई होप इस क्वेश्चन को आप करके जाओगे तो चांस भी है आने का एग्ज़ाम में, और दूसरा नंबर बात जो है इस एग्ज़ाम में आने का भी चांस तो है, प्लस ये जो एक क्वेश्चन है जो इस मेथड के लिए अप्रोप्रिएट माना जाता है ये सम्स, जिससे आपको लगभग मोटा मोटी कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम बाद में मिलते हैं।